बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं जी नमाज नहीं पढ़ते, हड्डियों के दर्द में मोस्टली शिकार हो जाते हैं। तो वो जो लोग जो नी पेन जो घुटने का दर्द है उसका शिकार, घुटने के जोड़ में एक बहुत जो कॉमन वजह होती है इन शिकायत की, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक मर्ज़ है जो जोड़ की दोनों साइडें हैं, हड्डियां हैं, उनकी सरफेस ख़राब हो जाती है उम्र के साथ। हड्डियां, ये जो हमारा पोस्चर होता है नमाज का, उसमें फिर उन्हें पेन बहुत होती है, वो नमाज के दौरान उठना उनके लिए मुश्किल हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए फिर आखिरी ऑप्शन होता है कि जोड़ तब्दील कर लें। और दुनिया भर में ये बहुत कामयाब ट्रीटमेंट है। ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसको आप ये समझें कि ये मुफीद है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QAS हेल्थ में आप सबको खुशामदीद। मैं डॉक्टर AR माडा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हड्डियों और जोड़ों, स्पेशली नी जॉइंट्स पे बात करेंगे कि नी जॉइंट्स में पेन क्यों होता है। इस मौजू पे बात करने के लिए आज के जो हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं डॉक्टर अब्दुल बासित, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जौहर टाउन में, और डॉक्टर अब्दुल बासित ऑर्थो क्लिनिक में बैठते हैं और वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर अब्दुल बासित। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कासिम अली शाह फाउंडेशन का शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, बुलाया। बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है आपकी ये फाउंडेशन, और शाह साहब की माशाल्लाह बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में चेंज के लिए और करैक्टर बिल्डिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं जी नमाज नहीं पढ़ते, हड्डियों के दर्द में मोस्टली शिकार हो जाते हैं। तो वो जो लोग जो नी पेन जो घुटने का दर्द है उसका शिकार हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते, बैठ नहीं सकते, प्रॉपर तौर पे चल नहीं सकते, तो उसका क्या हल है, कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, जो जिस तरह आपने शिकायत का कहा है, जो मरीज़ कहते हैं जोड़ों में, हड्डियों में जो दर्द है, वो तो बहुत सारी इसकी कॉजेज़ हैं और बहुत सारी इसकी वजूहात और अलामात हैं। लेकिन जिस तरह आपने चूँकि नी जॉइंट जो घुटने का जोड़ है उसकी बात की है, तो घुटने के जोड़ में एक बहुत जो कॉमन वजह होती है इन शिकायत की, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक मर्ज़ है जो जोड़ की दोनों साइडें हैं, हड्डियां हैं, उनकी सरफेस ख़राब हो जाती है उम्र के साथ। हड्डियों में वियर एंड टीयर होता है। जिस तरह हमारी मरीज़ जो है, वो शख्स जो है वो बूढ़ा होता है, उसके बाल सफ़ेद होते हैं, जिस्म में और तब्दीलियाँ आती हैं, इसी तरह जोड़ों में भी तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से घुटना जो है वो मरीज़ का ख़राब हो जाता है। और उसमें जो सबसे पहली अलामत हमें आके मरीज़ बताते हैं, या जब मरीज़ों को पता चलता है, वो ये है कि वो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, वो अपना जोड़ जो है ना उसको बेंड नहीं कर सकते। वो जब वो बेंड करते हैं तो उन्हें दर्द ज़्यादा होती है। ख़ासकर ये जो हमारा पोस्चर होता है नमाज का, उसमें फिर उन्हें पेन बहुत होती है। वो नमाज के दौरान उठना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है। या एक बहुत ज़्यादा शिकायत होती है हमारे मरीज़ों को वाशरूम इस्तेमाल करते वक्त। जब वो वाशरूम इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा जो कमोड होता है, हमारा मशरकी जो है वाशरूम जो है ईस्टर्न स्टाइल का, उसमें लोगों को नीचे बैठ के उठना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये कुछ शिकायत होती हैं मरीज़ों में, और फिर दर्द होने लग जाती है, उनसे चलना फिरना मुश्किल होता है। इस ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। नी जॉइंट में ये सबसे ज़्यादा होता है। अक्सर लोग इसमें टीका लगवा लेते हैं। बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन आप बहुत सारे केसेस भी देखते हैं, तो वो कितना मुफीद होता है इस वाले से? अच्छा, इसमें मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस मर्ज़ को टीके से ठीक करना है, दवाई से ठीक करना है, या कैसे ठीक करना है। इस सवाल से ज़्यादा हम जो सवाल है वो ये होता है कि कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन, कोई भी डॉक्टर जो आपका डॉक्टर है जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं, वो ये देखता है कि आपका जो जोड़ है उसमें जो मर्ज़ है उसका ग्रेड क्या है। 1 2 3 4 किस ग्रेड पे आपका मर्ज़ है, उस ग्रेड के लिहाज से उसका ट्रीटमेंट है। जैसे जो मरीज़ हमारे पास अर्ली ग्रेड में आते हैं, जल्दी आ जाते हैं हमारे पास, अभी घुटना इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता, उनके लिए हमारे पास मेडिसिन का ऑप्शन होता है, हमारे पास इंजेक्शन का ऑप्शन होता है। ये एक किस्म की सपोर्टिव थेरेपी है। यानी एक मरीज़ को दर्द हो रहा है, हम उसे दर्द की दवाई देते हैं। एक मरीज़ के जोड़ में जो झिल्ली है वो ख़राब हो रही है, जो यूँ समझ लें कि जो उसका लुब्रिकेंट होता है, जो नरम पार्ट होता है, वो ख़राब हो रहा होता है, तो उस लुब्रिकेंट को बनाने के लिए उस जोड़ में ग्रीस, आम ज़ुबान में लोग समझ लें जिस तरह मोटरसाइकिल के शॉक अब्जॉर्बर हैं, इसी तरह हमारा ये घुटना है। तो उसमें ग्रीस बनाने के लिए, उसको नरम रखने के लिए मुख्तलिफ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ सपोर्टिव थेरेपीज़ होती हैं, मेडिसिन हैं, टैबलेट्स हम देते हैं मरीज़ को। जो आखिरी स्टेज है उसमें ये मुफीद नहीं होती। अब जो सवाल आपने पूछा है कि जी टीका लगवाते हैं, इसमें भी डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा टीका लगवाया है। स्टीराइड के टीके लगते हैं,
इसके अलावा जोड़ को नरम करने के लिए हाइलोनिक एसिड के, उसे हम जेल के टीके आमतौर पे कहते हैं, वो लगते हैं। PRP इंजेक्शंस लगते हैं। ये मुख्तलिफ टाइप्स के जो इंजेक्शन है ना, उसके लिहाज से पेशेंट जो होता है वो इसको देख रहा होता है। और अगर एक मरीज़ का घुटना बहुत ख़राब है, आखिरी स्टेज पे है, तो उसको इंजेक्शन फ़ायदा नहीं दे सकते, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। वो सिर्फ आखिरी स्टेज में जो इंजेक्शंस हैं वो टाइम बाय करने के टैक्टिक्स हैं कि मरीज़ कहता है यार मेरा वक्त गुजर जाए और 6 महीने गुजर जाएं और मेरा साल गुजर जाए, तो इसलिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की आखिरी स्टेज में जो जॉइंट्स पेन चला जाता है, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो अपना जो घुटना वो तब्दील करवा लेते हैं, तो उस पर आप क्या समझते हैं, वो फ़ायदेमंद है? बिल्कुल फ़ायदेमंद है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपने तय करना होता है कि आप इस टाइम अपनी ज़िंदगी कैसी गुजार रहे हैं। अगर एक शख्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब है, उससे चला फिरा नहीं जाता, और अब जो उसका दर्द है उसमें एहतियात के बावजूद उसका काम नहीं चल रहा। जैसे फौरी एहतियात क्या होती है कि मरीज़ ज़मीन पर बैठना छोड़ देते हैं, चेयर पे बैठ के वो नमाज़ पढ़ते हैं। फौरी एहतियात ये है कि हम उन्हें कह देते हैं कि आप वाशरूम जो है वो कमोड जो वेस्टर्न स्टाइल का है वो बड़ी सीट वाला इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग एक चेयर ख़रीद लेते हैं अपने वाशरूम के लिए। इन सब एहतियातों के बावजूद और मेडिसन और इंजेक्शंस के बावजूद अगर आपका काम नहीं चल रहा, तो जाहिर है आपने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए फिर आखिरी ऑप्शन होता है कि जोड़ तब्दील कर ले। और दुनिया भर में ये बहुत कामयाब ट्रीटमेंट है। ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसको आप ये समझें कि ये मुफीद है या नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत से हमारे अब मरीज़ पाकिस्तान में, लाहौर में, बेशुमार जगहों पे ये तब्दील होता है। मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो तब्दील करवाते हैं। सरकारी हस्पतालों में बेशुमार जगहों पे ये फ्री तब्दील होता है। तो इसलिए इसमें ये कोई बात नहीं है कि ये मुफीद है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है और लोगों का इससे बहुत सा मसला हल हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी हमने बहुत सारे पेशेंट्स की कंप्लेन सुनी है कि वो कहते हैं जी हमने घुटना तब्दील करवाया लेकिन अब वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे, तो उसके पीछे क्या वजूहत है, आप क्या असल में इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं उसमें ये सीना बेसीना चलती हैं ज़्यादातर। ठीक है। और होता ये है कि किसी एक मरीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है। ठीक है। विच इज़ पार्ट ऑफ प्रोसीजर। दुनिया में आप अमेरिका, इंग्लैंड में भी अगर आप ऑपरेशन करवा रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन किताबों में लिखी हुई हैं जो हो सकती हैं। नंबर 1, किसी मरीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई अगर, वो अब अपना ज़हन बना लेता है कि ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन ही गलत है, ये ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन वो तो 1 आउट ऑफ 100% मरीज़ों में बेचारा आ गया जिनमें कॉम्प्लिकेशन हो गई। एक तो ये हो जाता है। सेकंड क्या हो जाता है कि लोग कंप्रोमाइज्ड ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। जैसे जो जोड़ है वो दुनिया में महंगे से महंगा तरीन जोड़ भी है और सस्ते से सस्ता जोड़ भी है। फिर जब वो उसमें कंप्रोमाइज्ड ऑप्शन पे जाते हैं, या दूसरे नंबर पे आ जाता है जो सर्जन है, उसमें वो कंप्रोमाइज्ड ऑप्शन पे चले जाते हैं। उसके अलावा जो हॉस्पिटल है, जो थिएटर है, जो एनवायरनमेंट है, जो मशीनरी है, वो सारी इसमें रोल प्ले करती है। अब आपने अगर उस सब में कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं और आपकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है या आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम ही ख़राब है। ये ऐसे है जैसे अगर एक बंदा अपने बच्चे को FSC करवाता है तो वो कहता है जी मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सका, इसका मतलब है FSC ख़राब है, ये होनी नहीं चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज से FSC, ठीक है, या फलां जगह से ये काम ही नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं इसका मतलब। आप जितनी इनपुट देते हैं अगर बेहतरीन है सब कुछ, तो अब आप देखें 95-96% जो लोग हैं वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन चूंकि उनकी इतनी मशहूरी नहीं होती, वो तो नहीं आके लोगों को बताते जी मैंने ऑपरेशन करवा लिया मैं ठीक, तो वो ये जुड़ जाती हैं कहानियाँ। इसलिए ये कहानियों की हद तक ज़्यादा होती हैं। हाँ, आप इन सब चीज़ों को मेक श्योर करें। जहाँ आप ऑपरेशन करवा रहे हैं वो एक बेहतरीन अस्पताल होना चाहिए। उनका जो थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ पे हो वहाँ पे सफाई सुथराई और जो हम कंडीशंस होती हैं हमारी स्टेरिलाइजेशन वो पूरी होनी चाहिए। सर्जन कॉम्पिटेंट होना चाहिए। आपका जो मटेरियल डाला जा रहा है वो बेहतरीन होना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप देखते हैं तो उसके बाद ये बेहतरीन इसके रिजल्ट्स होते हैं। लिहाजा ये कहानी है, इसमें कुछ सच्चाई कम होती है। जैसे आपने सर कहानियों की बात की, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है। लोग सुनी सुनी बातों पे बड़ा अमल करते हैं। रिश्तेदार ने बताया जी मैंने ये करवाया, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, आप भी ना जाइएगा। तो उस वाले से आप जनरल पॉपुलेशन क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा, बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं कि जी मैंने फ़लाँ काम करवाया तो उसका फ़लाँ रिज़ल्ट निकला, लिहाजा आप करवाएं, या कई कहते हैं ना करवाएं। हर शख्स एक अलग मरीज़ है और फिर उसके अंदर जो मर्ज़ है वो भी एक अलग मर्ज़ है। जैसे मैंने आपको ग्रेड का बताया, स्टेज का बताया, टाइप का बताया, तो हर चीज़ एक अलग होती है। लिहाजा अपनी ओपिनियन फौरी तौर पर देने की बजाय
कोई भी शख्स जिसमें वो मर्ज डेवलप होता है, जो प्रॉब्लम होता है, वो कंपिटेंट डॉक्टर से रिजू करे। और कंपिटेंट डॉक्टर क्या होता है? जो आपके शोबे का डॉक्टर है, जो स्पेशलिस्ट है। आजकल तो बहुत आम है, आप गूगल पे उस डॉक्टर का नाम लिखें, आप उस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखें, उसमें उसकी डिग्री है MBBS, उसके बाद उसकी FCPS की स्पेशलाइजेशन है, या MS MD है, या उसने बाहर से कोई स्पेशलाइजेशन की है, जो भी है वो डॉक्टर आपका कंपिटेंट होना चाहिए, और फिर उसकी राय को आप तस्लीम करें। आज के दौर में मैं समझता हूँ जब हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, YouTube है, Facebook है, आप जैसी फाउंडेशंस हैं जो अवेयरनेस फैला रही हैं, तो ये मुश्किल काम नहीं है। और दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर जो है वो बहरहाल एक डॉक्टर है, वो खुदा नहीं है। उसकी असेसमेंट, उसका प्लान गलत भी हो सकता है, लेकिन वो बदनीयती पे मबनी नहीं होता। एक डॉक्टर को लगता है कि यार आपका इस मर्ज़ का ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, और दूसरे डॉक्टर को लगता है कि नहीं यार, जैसे हमारे बहुत कॉमन क्या होता है कि मरीज़ आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी हड्डी एक दोस्त की टूटी थी तो उसने प्लास्टर लगाया था, वो ठीक हो गया था, लिहाजा मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मैं भी प्लास्टर ही लगवाऊंगा। तो आप ज़रूर लगवाएं प्लास्टर, लेकिन आप डॉक्टर की राय को पहले देख लें कि उस शख्स की हड्डी की टाइप और थी, आपकी हड्डी की टाइप और है, उसकी फ्रैक्चर टाइप और थी, आपकी और है, उसकी उम्र और थी, आपकी उम्र और है। इन सब चीज़ों को भी देखना होता है। तो फौरी तौर पे अपनी ओपिनियन जो आप कहीं ना सुनी सुनाई होती है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर की राय को किसी और डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लें, पढ़ लें, लेकिन डॉक्टर की राय को तस्लीम करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अब्दुल बासित ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद थे, इस अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आज का सेगमेंट आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर AR माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।